डॉक्टर साहब से निवेदन है कि वो अपना वक्त। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नारायण व्यास पुरातत्ववेत्ता हूँ। आज मैं अत्यंत खुशी हो रही है कि यहाँ मुझे आमंत्रित किया है भारतीय पुरा संपदा के विषय में कुछ जानकारी देने के लिए। भारतीय पुरा संपदा हमारे पुरातत्व पर निर्भर है, तो इन सब जानने के लिए हमें ये भी जानना होगा कि पुरातत्व क्या है, पुरातत्व की परिभाषा क्या है, पुरातत्व का हमारे जीवन में क्या महत्व है, और पुरातत्व के आधार पर ही हम हमारी संपदा, भारतीय संस्कृति की प्राचीनता, ये सब जानकारी प्राप्त करते हैं। हम किसी भी वस्तु का, प्राचीन वस्तु का साइंटिफिक यानी वैज्ञानिक पद्धति से हम यदि इसका विश्लेषण करते हैं, अध्ययन करते हैं, वो पुरातत्व कहलाता है। मीन्स साइंटिफिक स्टडी ऑफ एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स, आर्टिफैक्ट जो हमें उत्खनन वगैरह से मिलते हैं। तो हमारी भारतीय संस्कृति लाखों करोड़ वर्ष प्राचीन है। हमारे भारत के अंदर इतनी संपदा है कि इतने विश्व में कहीं देखने को नहीं मिलती है। प्राचीन काल से, जैसे कहना चाहिए, आदि मानव की सभ्यताओं से लगाकर वर्तमान तक की सभ्यताओं के अवशेष हमें लगातार मिलते हैं, जो प्रत्यक्ष में तो हम देखते ही हैं। लाल किला देखते हैं, कुतुब मीनार देखते हैं, ताजमहल देखते हैं, सांची के स्तूप देखते हैं। इसके अलावा बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है जो हमें पुरातात्विक उत्खनन से जानकारी मिलती है। इसलिए स्मारक और पुरातात्विक उत्खनन, इनसे हमारी संपदा की जानकारी मिलती है। वो पुरातत्ववेत्ता वो होता है जो पुराने अवशेषों के आधार पर पूरे इतिहास लिखता है, संपदा के बारे में बताता है। तो हमारी भारतीय संपदा पुरातत्व की है, जिसमें बड़े बड़े स्मारक हैं, एक्सकेवेटेड साइट्स है और ऐसी कई चीज़ें हैं। हमारी भारत की आज़ादी जो मिली 1947 में, उसके पहले पुरातत्व का भी काम हो गया था। पूरा भारत बृहत्तर भारत था, लेकिन आज़ादी के बाद जब उसके दो टुकड़े हो गए, कि टुकड़े हो गए, छिन्न भिन्न हो गया, तो हमारी बहुत सी अधिकतर पुरातत्व की चीज़ें पाकिस्तान में चली गई, बांग्लादेश में चली गई। तो हमारे पास क्या बचा? कुछ नहीं बचा। लेकिन फिर भी हम लोगों ने, हमारे भारत के पुरातत्ववेत्ताओं ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने क्या किया कि पुनः वही खोज की जो पहले हमने लोगों ने की थी। जो आज़ादी से पहले जो खोज करने वाले हमारे जो लोग थे, आज़ादी के प्रारंभ में भी, प्राप्ति के प्रारंभ में उन्होंने जो काम किया, सिंधु घाटी के बड़े बड़े अवशेष पंजाब में, गुजरात में और राजस्थान में ढूंढ निकाले। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा जैसी चीज़ें हमारे यहाँ मिल गई, और इतनी चीज़ें मिल गई हमें कि हमें उसको गर्व होने लगा कि हमारी भारतीय संस्कृति, सिंधु घाटी की सभ्यता कि कितना यहाँ महत्व था, कि हमारा जो व्यापार था विदेशों से चलता था। सिंधु घाटी की सभ्यता के महत्वपूर्ण अवशेषों में गुजरात के पास लोथल है। लोथल में एक ऐसा स्थान मिला है जहाँ ऐसा पता चलता है कि हमारा जो व्यापार है बेरिंग से या विदेशों में चलता था। जहाज के अवशेष मिले, नमूने मिले, किस प्रकार के जाया करते थे। उसी प्रकार हम हर प्रदेश के अंदर देखेंगे, चाहे दिल्ली हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, कोई प्रदेश हो, हर जगह हमें चीज़ें को देखने को मिलेगी। और जो चीज़ मिली है वो है ही है, बाकी हम उत्खनन से सामने निकाल रहे हैं और नया इतिहास रच रहे हैं, और आज जनता के सामने वो चीज़ हम बता रहे हैं। बशर्ते कि हमारी जो जिम्मेदारी है आने वाली पीढ़ी के प्रति होना चाहिए और जागरूक होना चाहिए, तभी हमारी पुरातत्व जो संपदा है, भारतीय संपदा है, इसको संभाल कर रखें। जरूरी नहीं कि पुरातत्व मॉन्यूमेंट्स यही हमारी संपदा है। इसके अलावा हमारे जो पूर्वजों के लिखे हुए हस्तलिखित ग्रंथ भी होते हैं, उनके अभिलेख भी होते हैं, उनके हाथ के बनाए के पेंटिंग्स होते हैं, वो भी हमारी भारतीय संपदा है। भारतीय संपदा के कई हमने इसे विभाजन किए, जिसमें पुरातत्व उत्खनन में मिलने वाली चीज़ें, अभिलेख है, मूर्तिकला है, प्राचीन मंदिर है, ऐसी कई चीज़ें, और ऐसे धार्मिक ग्रंथ, उसमें पुरातन संपदाओं के बारे में जानकारी दी है। उनको कंफर्म करने के लिए पुरातत्व विभाग ये जानकारी करता है कि हम उत्खनन से प्राप्त उस स्थान को कैसे करें। जैसे हम भारतीय पुरा सर्वेक्षण के प्रोफेसर डी वी लाल ने हस्तिनापुर में उत्खनन किया। हस्तिनापुर बड़ा प्रसिद्ध था, उसके कारण वहाँ उत्खनन से पता चला महाभारत काल के अवशेष मिले। ऐसी मानना है कि उस प्रकार के अवशेष हमें यहाँ प्राप्त हुए। इस प्रकार हर प्रदेश में खुदाई होने से हम चीज़ें मिली। और हम भौगोलिक स्थिति भी देखेंगे, जो हम भारत का प्रायद्वीप है, विदेशों से लोग आए और यहाँ से विदेशों गए, सभी सभ्यता यहाँ समान रूप से हर प्रदेश में आके देखने को मिली, चाहे उत्तर हो, पश्चिम हो, पूर्व हो, दक्षिण हो, कहीं भी हो। हम उनके आख्यान भी देखते हैं, वेद पुराणों में भी देखते हैं, हर जगह देखते हैं, वो पुरातत्व के जो अवशेष मिलते हैं उसके आधार पर देखते हैं। इतनी सब चीज़ें होने के बाद भी हम देखते हैं आदि मानव की सभ्यताओं से वर्तमान की सभ्यताओं के अवशेष हमारे यहाँ लगातार प्राप्त होते हैं। वो विभिन्न रूप में होते हैं।
चाहे अभिलेख में हो, चाहे स्मारक के रूप में या किसी के रूप में हो। इन सब चीज़ों के देखने के बाद अभी सेंट्रल इंडिया में जैसे हम आते हैं, मध्य प्रदेश जो भारत का दिल कहलाता है, यहाँ इतने स्मारक हैं हमारे, इतने पुरा स्थल है कि शायद ही अन्य कहीं मिलते हैं। 400 से अधिक हमारे पुरा स्थल तो राज्य पुरातत्व विभाग के हैं और 300 से लगभग केंद्र के हैं। और इसके अलावा भी विश्व धरोहर के स्मारक भी हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में 3 विश्व धरोहर स्मारक हैं। सांची है, भीमबेटका और खजुराहो। ये सबसे बड़ी चीज़ है कि विश्व धरोहर क्या होता है, ये भी एक हमारी संपदा का एक अंग है। हमारे पूरे भारत में देखा जाए तो करीब 35 विश्व संपदा है, विश्व धरोहर है, जो कि विश्व के अंदर उसे ख्याति है, लोग उसके नाम से देखने को मिलते हैं। यूनेस्को जो यूनाइटेड स्टेट्स की संस्था है जिसका कार्यालय पेरिस में है, उनका मानना है कि हर देश की अपनी एक संपदा होती है और वो उस देश का प्रतिनिधित्व करती है। प्रतिनिधित्व किस प्रकार करती है, जैसे अजंता की गुफाएं विश्व में कहीं नहीं है, खजुराहो के मंदिर विश्व में कहीं नहीं है, सांची के स्तूप विश्व में कहीं नहीं है। तो इनको ऐसे लिस्ट बना के इनकी पूरी ऐसी कार्रवाई की जिसमें हमने पूरे भारत सरकार ने, हमारे विभाग ने सहयोग करके उसको किया। तो आज मध्य प्रदेश में हमारे 3 स्मारक खजुराहो, सांची और भीमबेटका। इसका कारण क्या है, तो लोग हुए आज हम उनके अवशेष देखते हैं। जैसे सम्राट अशोक है, सम्राट अशोक के बारे में कोई नहीं जानता था। यहाँ पे जब ब्राह्मी लिपि की खोज हुई, वह जेम्स प्रिंसेप जो इंग्लैंड के कहना चाहिए ब्रिटिश आर्कियोलॉजी के या एस्थेटिक सोसाइटी के थे, उन्होंने ब्राह्मी लिपि खोज की। ये तो अंग्रेज, हम भी कहेंगे अंग्रेजों ने कुछ काम किया, कुछ ऐसा काम किया जिसमें उन्हें नया इतिहास पता चल गया। ब्राह्मी लिपि खोज करने से सम्राट अशोक का पूरा इतिहास पता चला, उसकी कार्रवाई पूरा चली, उसके साम्राज्य के बारे में चला, उसके धर्म के बारे में पता चला, उस समय की शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ा। क्योंकि जेम्स प्रिंसेप ने 1836 में उसी भाषा की लिपि की खोज की, क्योंकि ब्राह्मी लिपि है, सबसे प्राचीन लिपि हमारे मानी जाती है। उनके अभिलेख हमारे 3री-4री शताब्दी ईसा पूर्व तक मिलते हैं। और पूरे भारत में हम जाके जहाँ पे अशोक का साम्राज्य था, वहाँ हम स्तंभ के रूप में, चट्टानों के रूप में कई उनके उकेरे हम लेख देखते हैं, जिससे उस समय की तत्कालीन समय की हर चीज़ की हमें जानकारी होती है। तो ये तो जब जेम्स प्रिंसेप ने देखा कि ये तो सब जगह एक जैसी लिपि, पर ये लिपि किसकी होना चाहिए, जगह जगह ढूंढता गया, पर उसमें 2 स्थान ऐसे मिले जहाँ उस सम्राट अशोक का नाम मिला। एक दतिया के पास गुजरा नामक स्थान है, वहाँ पर एक अभिलेख मिला जिसमें देवानामपुरी अशोक का नाम आया। और वैसे मास्की दक्षिण भारत में है एक, वहाँ पर भी देवानामपुरी अशोक का नाम आया। तो पता चला इतना महान सम्राट जो देवताओं का प्रिय था, वो पूरे भारतवर्ष में जिसने राज किया, उसने धर्मार्थ किया, और लोगों को कितनी कितनी चीज़ें पड़ी, तो उस समय की हमें जानकारी मिलती है। उनके जो कहना चाहिए चंद्रगुप्त मौर्य उनके दादा थे, उनके बारे में जानकारी पता नहीं चली। जब मेगास्थनीज नाम की वो मेगास्थनीज की लिखी पुस्तक हिंदी का पता चली, तब पता चला चंद्रगुप्त साम्राज्य। इस प्रकार के जो अभिलेख, कई ऐसी चीज़ें होती, कुछ के होते हैं, हम लोग घरों में पड़ी रहती है, हम उनको समझते नहीं है। यदि उनका अध्ययन भी करेंगे ना, तो हम चाहे इतिहास हमारा भी क्यों नहीं हो, हमारे परिवार का भी इतिहास हो, वो भी हमारी एक संपदा बनेगी, वही जोड़ के तो हमारे देश का इतिहास बनेगा। तो ऐसी भौगोलिक स्थिति बनी है, कितने भी आक्रांता भारत विदेशों आए, नष्ट करने की सोची, लेकिन हमारी संस्कृति आज तक नष्ट नहीं हो। और ऐसे ऐसे प्रमाण हमें मिले हैं, जो धर्म परिवर्तन के भी हमें जब मिले कि विदिशा में हम देखते हैं कि हेलियोडोरस का स्तंभ है। हेलियोडोरस एक तक्षशिला का एक यूनानी एक राजदूत था, उसने यहाँ विदिशा आया तक्षशिला से, उसने देखा वैष्णव धर्म की अच्छाइयाँ हैं, उसको उसने अडॉप्ट कर लिया और विष्णु का मंदिर बनवाया। यानी इतनी बड़ी बात जो सबसे पहले धर्म परिवर्तन की मिली, अच्छाइयों की जानने को, भागवत धर्म था, वो हमें विदिशा में पुरातत्व कुटीर में उसके अवशेष मिले। इस प्रकार के अवशेष मिलकर नया नया इतिहास मिल गया, पर उसको जानना हमें जनता को बहुत जरूरी है। तो जनता को हम कैसे बताएंगे कि उनको देखना चाहिए, उनको जगह जाकर विजिट करना चाहिए, उनके बारे में जानकारी लेना चाहिए, वहाँ से संबंधित लोगों से मिलना चाहिए कि पुरानी संपदा के बारे में हमें सब पता चलता है। वही हमारी भारतीय संपदा है। और जैसे मैं अभी जब बता रहा था विश्व धरोहर के बारे में बता रहा था कि विश्व धरोहर जो मॉन्यूमेंट्स हैं पूरे विश्व में तो लेकिन भारत में 35 है, उसमें मध्य प्रदेश में 3 है। क्योंकि हमने जैसे बताया कि जो भी उस देश की जो कला होती, कलाकृति होती है या कोई चीज़ होती, उस देश को रिप्रेजेंट करती है या प्रतिनिधित्व करती है, उससे उसकी पता चलती। तो तीनों चीज़ें मिलने के बाद हमें जानकारी मिली। लेकिन हमारे तो ऐसे स्मारक है जो सभी चीज़ विश्व धरोहर लायक है। चाहे हमारा भोजपुर का मंदिर भी क्यों नहीं हो, भोजपुर का मंदिर एक ऐसा मंदिर है जहाँ वो देखिए इसमें इस प्रकार का मंदिर आपको कहीं देखने में नहीं मिलेगा। बड़े बड़े पत्थरों का राजा भोज ने बनवाया था। वहाँ पे जो इंजीनियरिंग ड्राइंग्स बने हैं, कैसे प्लान होता था, कैसे एलिवेशन होता, कैसे क्रॉस सेक्शन होता, कैसे प्रतिमाएं बनाई जाती थी, पत्थर का चुनाव कैसे होता था, उसको कैसे वो मंदिर के ऊपर चढ़ाया जाता, वो सब चीज़ देखने को मिलती है। इसी प्रकार के बड़े बड़े निर्माण हम पूरे भारत में देखते हैं। दक्षिण में देखें तो महाबलीपुरम है, वहाँ के आप पगोड़ा देखिए आप,
वहाँ के तंजौर का मंदिर देखिए, केरल के अंदर मंदिर देखिए, कितने स्मारक बने हुए हैं। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण दिल्ली और मध्य प्रदेश में मैंने बताया कि सबसे ज़्यादा है। क्या जैसे आप शैल चित्रों के देश में देखेंगे कि सबसे अधिक शैल चित्र हमारा भोपाल के आसपास है, मंदसौर के आसपास है और इधर रीवा के आसपास है। भोपाल के आसपास के तो थे ही, लेकिन मंदसौर क्षेत्र के अंदर जब भानपुरा का एरिया, सबसे पहले डॉक्टर वाकणकर जी ने वहाँ काम किया था 1954 में। वो नई नई ऐसी साइट खोजी जो पूरे प्रदेश में या विश्व में कहीं ऐसे नहीं मिलती है। आदि मानव की सभ्यता जो वहाँ पर चंबल नदी पे जो बांध बन रहा था, चंबल नदी पे बांध जो बन रहा, गांधी सागर डैम, उसके निर्माण के समय कई डूब में आने वाले थे, तो 1954 में वाकणकर जी ने वहाँ नई नई खोज की और इतना महत्वपूर्ण स्थान हो गया कि आज कुछ समय पश्चात वहाँ के मिस्टर पंचोली जी करके हैं, पंचोली जी ने वहाँ एक आदि मानव की गुफाओं की खोज की, फॉसिल्स की खोज की। इस प्रकार के व्यक्ति जो जागरूक होते हैं, काम करते हैं, तो सामने चीज़ें आ जाती। वहाँ दरा की चट्टान नामक एक स्थान है जब पेट्रोग्लिप्स मिले, यानी इसे कप मार्क मिले हैं जो कि पूजा पाठ में किसी यंत्र मंत्र में काम आते हो, वो पंचोली जी ने उसकी खोज की। इस प्रकार जैसे वाकणकर जी ने खोज की, वाकणकर जी पूरे विश्व के महानतम पुरातत्ववेत्ता थे। उन्होंने प्रदेश देश विदेश सब जगह उन्होंने खोज की। तो मध्य प्रदेश में उनके खोजे हुआ स्थान है भीमबेटका। ऐसे तो कई, भीमबेटका विश्व के अंदर सबसे बड़ा स्थान है जहाँ करीब 1000 रॉक शेल्टर्स हैं, शैलाश्रय है जहाँ आदि मानव रहता था। ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी कॉलोनी है यहाँ पर। इस कॉलोनी के लोग कहाँ के लोग रहा करते थे। उसमें हम पाषाण काल से लगा के 15वीं-16वीं शताब्दी तक के लोग लगातार रहे। इसकी जानकारी सब लोगों को कम मिलती, लेकिन जो पुरातात्विक उत्खनन किया, मैं भी उनके साथ में था, उनका सहयोगी था। तब ऐसे ऐसे पत्थर आदि मानव के हथियार मिले उनको, उससे पता चलता है कि हमारा मानव जो है, प्राचीन मानव भले आदि मानव था, लेकिन वो भी साइंस, एक साइंटिफिक डिस्कवरी करता था। जिस प्रकार के पत्थर की कुल्हाड़ी, आज विश्व में पत्थर की कुल्हाड़ी जो बनी होती है, वो पहली साइंटिफिक उपलब्धि मानी जाती है। कई जगह मिली है, भीमबेटका में भी मिली, इसलिए भीमबेटका का एक महत्वपूर्ण स्थान है। तो वहाँ पर आसपास करीब 1000 शेल्टर्स हैं, उसमें कई जगह चित्र बने हैं। वाकणकर जी के साथ में भी रहा, कई चीज़ें वहाँ हमने देखी और वहाँ के जो रंगों के जो चित्र हैं, आज हज़ारों साल हो गए, वैसे के वैसे ही हैं। उससे हमें पता चलता है उस समय कौन कौन से पशु होते थे, नृत्य कैसे होते थे, पहनावा कैसा होता था, खान पान कैसा होता था, शिकार कैसे करते थे, नृत्य, कई चीज़ें उसके अंदर मिली। कुछ जानवर तो ऐसे मिले जो आज वर्तमान में है नहीं। जैसे भीमबेटका में की पेंटिंग देखते हैं तो 2 सींगों वाला गेंडा है, उस गेंडे को देखें तो लगा कि ये जगह में गेंडे कहाँ से आ गए। तो पेंटिंग में जो 5000 साल पुराने चित्र है, उसमें गेंडे बने हैं, जंगली भैंसे बने हैं। ये चीज़ आज नहीं है, लेकिन उसमें भयानक बड़े जंगल थे, तो यहाँ सब चीज़ें होती थी। तो ये विंध्याचल का जो क्षेत्र है, ये आदि मानव के रहने के लिए सबसे उत्तम स्थान था। हिमालय पर्वत का भी एरिया था, सेंट्रल इंडिया में ये था, और राजस्थान के अंदर अरुद्रजल जिसे मरावली कहते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश, जो सेंट्रल इंडिया के अंदर जा रहा विंध्याचल पर्वतमाला, सब बहुत लंबी चौड़ी है, आदि मानव के रहने के लिए बहुत अच्छी थी। उसके अवशेष सबसे ज़्यादा यहाँ मिले। यहाँ खाने पीने का, पानी की अच्छी व्यवस्था थी, रहने के लिए रॉक शेल्टर्स थे, तो उसमें रहे। आज भी लोगों को इतनी जानकारी कम है, लेकिन हम उधर जाके देखेंगे, उनके बारे में देखेंगे, कैसे कलर प्रयोग करते थे, कौन कौन से जानवर होते, तो प्रत्यक्ष में जाके देख सकते हैं। किताब में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है यदि हम वहाँ जाके चीज़ें देखते हैं। इस प्रकार की कई चीज़ें हम मध्य प्रदेश में देखते हैं। और दूसरी देखिए, आप उज्जैन देखिए, उज्जैन प्राचीन नगर है। ऐसा कहते हैं कि सम्राट अशोक राज्यपाल था पहले वहाँ का, विदिशा का और उज्जैन का। उस समय वहाँ पर देखिए कितनी चीज़ें, जो एक महान तीर्थ है, वो पुराने समय में जो महाजनपद थे, आज से 2500 साल पहले, 2500 साल पहले, महात्मा बुद्ध के समय, तो उज्जैन ही भी एक महाजनपद था जिसमें चंड प्रद्योत राजा थे। उनके अवशेषों के बारे में जानकारी मिलती कि पूरा नगर लकड़ी की दीवार से वो घिरा हुआ था। वहाँ पूरा पुराने उज्जैन में वो पुरातात्विक उत्खनन जो किया आज के सर्वपिंडिया ने, वहाँ पता चला, जैसे चाणक्य ने भी अपने पुस्तक में जो दिया है, एक जो कोट होता है, किला होता है, उसकी दीवार लकड़ी की बड़े बड़े लट्ठे की होती थी, वैसी उज्जैन के अंदर मिली, प्रत्यक्ष प्रमाण मिला। तो पुरातत्व की जो चीज़ें मिलती है वो प्रमाण होती है, एक तरह की जो हमारे जो धार्मिक ग्रंथ है, जो हमारे ग्रंथ है, उसको प्रमाणिकता प्रदान करती है। जैसे पुराण भी हम लोग पढ़ते हैं, पुराण में भी कई वंशावलियाँ मिलती है, कई चीज़ें मिलती है। तो कई राजा महाराजाओं के नाम मिलते, जो मिलते भी हैं, कुछ ऐसे भी नाम मिलते जिन जानकारी नहीं होती, लेकिन उस एरिया का यदि क्षेत्र का उत्खनन करते हैं, सर्वे करते हैं, वो नाम मिल जाते हैं कि राजाओं के नाम उसमें मिले, कोई सिक्कों में मिल गए। रठी मदन नाम का राजा तो वाकणकर जी ने खोज की। वो बहुत से, आज विक्रमादित्य के बारे में बड़ी कंट्रोवर्सी की उनके बारे, लेकिन विक्रमादित्य को भी एक के भी हुआ, कुछ सील मोहरे ऐसे
पहली शताब्दी ईसा पूर्व की मिली है, जिसमें विक्रमादित्य के बारे में बहुत जानकारी मिलती है। इसी प्रकार के यदि हम चीज़ें स्मारकों को देखेंगे, चाहे साहित्य के आधार पर देखें या पुरातत्व के आधार पर देखेंगे, तो ये कई चीज़ें मिलेगी। जैसे मंदिर बनाने की कला है, मंदिर निर्माण की कला हम कहते हैं कि सबसे प्रारंभ मध्य प्रदेश में हुई। उदयगिरी गुफा है, वो जब कहना चाहिए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय ने जब मालवा की विजय प्राप्त की, तो उन्हें वो गुफाएं उसके उपलक्ष्य में बनवाई। उसमें बड़ी वराह गुफा थी, जिसमें अपने आप से उसकी तुलना करता है कि मैं वराह के समान हूँ, जिसने पृथ्वी का उद्धार किया है, वैसे मैंने भी उद्धार पृथ्वी का किया। वो अभिलेख से हम लोगों को जानकारी मिलती, इतनी चीज़ें मिली। तो वहाँ इतनी इतनी अच्छी चीज़ें वहाँ आपको देखने को मिलेगी कि आपको। और वहाँ जो पहला मंदिर मिला, उसके बाद का जो डेवलपमेंट मिला, सांची मिला। सांची के ऐसा स्थान है, भारत का सबसे पहला स्ट्रक्चर का जो टेम्पल है, मंदिर है, वो सांची में मिला। और मंदिर का कला का जो विकास है, हम सांची से देखते हैं। सांची में विकास हुआ, उसके बाद भुमरा करके स्थान है कटनी के पास, वहाँ हुआ। फिर नशना करके स्थान पन्ना जिले में, वहाँ अगला मंदिर बना। सतना के पास बना भुमरा में। ऐसे ऐसे डेवलपमेंट करते करते मंदिर का आज हम विकास देखते हैं। उसके बाद जो राजा महाराजाओं ने अपने प्रोविंशियल शैली बना ली, वो हम देखते हैं। जैसे उत्तर भारत के अंदर प्रतिहार शासनों का राज्य था, उनके हम मंदिर देखें। उनके जो सामंत थे अलग अलग दिशाओं में हो गए थे, जिसमें खजुराहो क्षेत्र में चंदेल राजा थे, सेंट्रल इंडिया में हमारे परमार राजा थे, और इधर जबलपुर साइड में कलचुरीज थे। ये उनके बाद के सामंत थे और वहाँ के समकालीन राजा थे, जिनके हम भव्य निर्माण हम जगह जगह पे देखते हैं। आप खजुराहो के मंदिर देख लिए, और यहाँ पे हम यहाँ के मंदिर देख लीजिए, उदयेश्वर देख लीजिए, उदयपुर का मंदिर देख लीजिए, 11 सूर का मंदिर देख लीजिए। उन्हीं के समकालीन कई ऐसे भी निर्माण हुए हैं जो हमारे यूनिक है। यदि आप गुजरात में जाते हैं तो मोढेरा का शिव मंदिर है, सूर्य मंदिर, वो अपने आप में यूनिक है। और वही जो भीमदेव सोलंकी ने 1025 के 1030 के लगभग जो बनवाए थे, ऐसा कहते हैं, वो वहाँ देखा जा सकता। और उसकी जो रानी थी, रानी कहना चाहिए उदयमती, उसने वहाँ रानी की वाव करके ऐसे बहुत विशाल बावड़ी बनवाई है। वो विश्व में या भारत में कहीं भी इतनी बड़ी बावड़ी नहीं है जितनी वहाँ पे उसको रानी की वाव कहते हैं। इतनी बड़ी वाव बनी आज, उसको विश्व धरोहर में मूर्ति कला के कारण है। वहाँ इतनी वैष्णव मूर्तियाँ, जिसमें मूर्ति कला का विज्ञान का वो कुछ सीखना होता है, तो रानी की वाव देखने जाए तो दशावतार की मूर्तियाँ देखने को मिलेंगी आपको, 24 स्वरूप विष्णु के मिलने को देखने को मिलेंगे, विभिन्न प्रकार के देवी देवता मिलेंगे। तो ऐसी स्मारकों से जान पाए। और स्मारक के जब देखेंगे इस पुरा संपदा के माध्यम से, खजुराहो के मंदिर देख लिए, कोई मंदिर देख लिए, आपको भले दिशा ज्ञान ना हो, लेकिन मंदिरों से आपको दिशा ज्ञान हो जाती है। मंदिरों की दिशा ज्ञान का सबसे श्रेष्ठ नमूना उसमें बनी प्रतिमाएं होती है। उनके जो मुख्य देवता होते हैं, उनके परिवार देवता हैं, हम उनसे दिशा ज्ञान प्राप्त। मंदिर के बाहर आप 8 देखते हैं, हम 4 दिशा जानते हैं, लेकिन 4 दिशा के अलावा 8 दिशाएं होती है। 4 दिशा वो होती है और 4 उनके बीच की दिशा होती है। जैसे हम किसी मंदिर के अंदर पूर्व दिशा पता करना हो, तो पूर्व दिशा में खड़े होकर देखेंगे, वहाँ इंद्र की बड़ी शोभनीय मूर्ति देखने को मिलेगी। पश्चिम में वरुण देव को मिलेगी, वो दिशा ज्ञान बताते हैं। उत्तर में आपको ईशान की मिलेगी, जो शिव उसकी कुबेर की मिलेगी, और दक्षिण में यमराज की मिलेगी। इसी प्रकार के कार्डिनल पॉइंट में भी आप देखेंगे, जैसे हम आग्नेय दिशा बोलते हैं, तो दक्षिण पूर्व की आग्नेय दिशा होती है, वहाँ अग्नि की मूर्ति मिलती है। अग्नि की मूर्ति आपको देखने लगे ब्रह्मा जी से ले लगे, लेकिन एक ही उसके अंदर वो मुँह रहेगा, दाढ़ी रहेगी, और सबसे बड़ी चीज़ है उसमें अग्नि की फ्लेम मिलेगी, और अग्नि को भी कंट्रोल में करना पड़ता है। तो अग्नि देवता की है। इस प्रकार की चीज़ें उसके अंदर, इस प्रकार की चीज़ बनाई गई है। और यदि आप उत्तर पश्चिम दिशा देखेंगे तो वायु की देवता दिशा होती है, वायु भी जिसे हम कहते हैं वायु देवता। वायु देवता के अंदर देखिए कैसे वो खड़े होते हैं, हाथ में झंडा होता है लहराता हुआ, और नीचे हिरण होता है जो भागता हुआ, जो हवा की गति से भागता है, तो वो उसकी पहचान बताइए। तो ये इस प्रकार की दिशा ज्ञान होती है। दक्षिण में यम का वास होता है, तो यम की प्रतिभा होती है, भेजे के साथ होती है, खड़ग होती है। और फिर दक्षिण पूर्व पश्चिम में जाएंगे, नैऋत्य की होती है, नैऋत्य दिशा होती है, जो भैरव समानी होती है। इस प्रकार की 8 दिशाओं में देवता होते हैं, जिससे हमें दिशा ज्ञान होता है। उसके अलावा 2 दिशा और मानते हैं, ऊपर आकाश की और पाताल की, लेकिन उतने मानने नहीं। लेकिन मंदिरों में सब चीज़ें थे। और जैसे मंदिर भी हम कई बार देखेंगे, हमारे जो खजुराहो मंदिर है, परिवार देवता के होते हैं। जैसे हम विष्णु का मंदिर देखते हैं, तो विष्णु के मंदिर के अंदर उनके बाहर जितनी मूर्तियाँ होगी, विष्णु भगवान के परिवार से ही होती है। दशावतार से होगी, विष्णु से संबंधित अवतारों से होगी, कई होगी, तो इसके परिवार देवताओं की सामान्य मूर्तियाँ सभी जगह मिलेंगी। आप शिव की देखेंगे, शिव परिवार की मूर्तियाँ मिलेंगी, लेकिन इनकी पहचानना भी है। आप बाहर से भी मंदिर देखेंगे, शिव का मंदिर है, किसका मंदिर, घर पहचान जाएंगे कि अंदर प्रवेश द्वार के ऊपर
गणेश की मूर्ति होगी तो शिव जी का मंदिर है, गरुड़ का होगा तो गरुड़ का मंदिर है, देवी की मूर्ति है तो देवी का मंदिर। इस प्रकार की पहचान होना चाहिए। हमारी भारतीय संप्रदाय में इनकी सबकी जानकारी मिलती है, जिसे हम अध्ययन करना चाहिए। इसमें कोई विषय दिक्कत की बात नहीं, तकलीफ की बात नहीं, हम चीज़ें सीख सकते हैं और हम जो सीखेंगे तो हमारे आने वाली पीढ़ी को भी हम बता सकते हैं। इस प्रकार के यदि हम हर जगह जाएंगे तो हर चीज़ें हमें देखने को मिलेगी। और मैं और कुछ ये बताना चाहता था कि पूरा संपदा जरूर नहीं कि हम ये पूरे देश में देख रहे यही है, हमारे घर में भी पूरा संपदा है। पूरा संपदा क्या है कि हमारे पूर्वजों के अस्त्र शस्त्र होते हैं, उनके कपड़े होते हैं, उनके हाथ के लिखे हुए पत्र होते हैं, ऐसी कई ऐसी चीज़ें होती है वो भी संभाल, क्योंकि इतिहास एक कण से हमारा मुझे खड़ा बढ़ता है, कण से हमारा इतिहास बनता है, एक एक चीज़ से हमारी इतिहास बनती है। चाहे सिक्का हो चाहे कुछ भी हो, सिक्के जैसे मिलते हैं, सिक्के से कैसे पहचान होती है। आज हमारे जो सिक्का है, हम देखेंगे आज जो सिक्का क्या है, सिक्के के अंदर हम जानेंगे तो उसमें बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें मिलेगी। हमारा पूरा इतिहास सिक्के में मिल जाता है। आज हम कोई भी हमारा सिक्का देखेंगे, उसके पृष्ठभाग में आप देखेंगे एक अपना जो राष्ट्रीय चिन्ह है सिंहों का, वो देखने को मिलेगा। वो सिंह जो राष्ट्रीय चिन्ह है हमारा, वो सारनाथ के अशोक स्तंभ का स्तंभ शीर्ष है, और उसके अंदर भगवान बुद्ध की पूरी जीवनी उसमें दी है। उसमें आप यदि नीचे गौर से देखेंगे 4 जानवर बने हुए हैं, हाथी है, घोड़ा है, बैल है और सिंह है। हाथी है ना बुद्ध के जन्म का प्रतीक है, घोड़ा है उनके घर त्याग का प्रतीक है, हाथी वो और बैल है उनके धर्म की पवित्रता का है, और सिंह जो है उनकी निडरता का। बुद्ध को साक्य सिंह भी कहा गया है, साक्य मुनि तो साक्य सिंह। ये 4 चीज़ें उनके अंदर पूरी चीज़ आ जाती है। तो आप ये सिक्का हमारा देखेंगे उसमें ये चीज़ें जाने को मिली। उसके बाद धर्मचक्र भी है, तो उसमें धर्मचक्र बना न्याय का प्रतीक है। बौद्ध धर्म में भी हिंदू समय न्याय का प्रतीक, तो इसीलिए हम इसे राष्ट्रीय चिन्ह उसको माना है। जिस क्योंकि आज यदि हम किसी पूछेंगे कि क्या बना, तो बता दें 3 शेर बने, बाकी में 4 शेर होते हैं, जो कि 4 दिशाओं के 4 प्रतिनिधित्व करते हैं। 4 दिशाओं में वो फैला था, इतना फैला था कि उसके अंदर रहना कहना चाहिए जहाँ भी हम जाएंगे। उसी प्रकार का हमें सांची में भी मिला। सांची में अशोक स्तंभ देखेंगे, सिंह देखेंगे, लेकिन नीचे उनका न्याय का प्रतीक 2 हंस बने हैं। हंस क्या होता है, हंस चुपते हुए होता है। उनका काम क्या है, दूध का दूध पानी का पानी, दूध में से दूध पी लेते हैं, पानी छोड़ देते हैं, ये न्याय का प्रतीक है। तो ये सब चीज़ें हमें उन जानकारी को देखने को मिलती है। अब उसी के बाद में यदि हम किस प्रकार के जो पुरातत्ववेत्ता होते हैं, किस प्रकार के हम खोज करते हैं, वो यदि हम कोई कहना चाहिए, प्राचीन समय में जितनी भी बस्तियाँ बसती थी, नदियों किनारे बसती थी, पानी मुख्य साधन था। जहाँ भी आप देखेंगे, मानो आप जैसे विदिशा में हम बेसनगर देखते हैं, बेसनगर उन्हें कहने का ये 2500 साल पुराना बहुत पुराना नगर है, वो अभी नदी किनारे बसा है। और एक तरफ बेस नदी, एक तरफ बेतवा नदी, और एक तरफ बड़ी खाई थी। 3 ऐसे तरफ में ऐसे पानी था उसके, जिसमें वो नगर बसा हुआ था। तो वहाँ पे हम खुदाई करके देखते हैं तो हमें कई चीज़ें मिलने को मिलती, अलग अलग डिफरेंट लेवल से हम खुदाई करते हैं। खुदाई में हर पीरियड का सामान मिलता है, हर चीज़ें हमें देखने को मिलती है। उसे क्लासीफाई करते हैं, पीरियड के हिसाब से देखते हैं। वो ऐसी चीज़ें होती है जो कार्बन डेटिंग करना पड़ती है, जैसे कोयला मिलता है, जल अन्न मिलते हैं, कोई हड्डी चीज़ें मिलती हैं, उस कार्बन डेटिंग की जाती है। कार्बन डेटिंग से उसे समय का पता चलता है कितने साल पुरानी है। सिक्का मिलता है तो चलो ठीक है, चलो अभिलेख मिलता तो पता चलता। जब हमें लेख ही नहीं मिलते हैं, अभिलेख ही नहीं मिलेंगे, तो कैसे पता चलेंगे। तो उस समय प्राप्त होने वाली चीज़ें मिलेंगी। खिलौने भी मिलते हैं, अन्न भी मिल जाता है जला हुआ, हड्डियाँ भी मिल जाती, उससे डेटिंग होकर कार्बन डेटिंग हो जाती है। कार्बन डेटिंग ऑर्गेनिक मटेरियल की होती है हमेशा। ऑर्गेनिक मटेरियल क्या होता है, जो हम शरीर में हम जो चीज़ लेते हैं वो छोड़ते हैं, कार्बन होता है। हर जीवधारी अंदर, चाहे प्लांट्स हो, चाहे जानवर हो, चाहे मनुष्य हो, सभी के अंदर वो कार्बन होता है। जब वो चीज़ समाप्त हो जाती है तो कार्बन धीरे धीरे डिके हो जाता है, और जैसे जैसे कार्बन खत्म हो जाता है वो चीज़ जीवाश्म बन जाती है, फॉसिल बनते जाते हैं। आज हम कितने भी हम फॉसिल्स वगैरह देखते हैं, तो आज तो फॉसिल्स मिलते नहीं, लेकिन पुरानी जो जितनी साइट्स है वहाँ जीवाश्म ज़्यादा मिलते हैं। सबसे ज़्यादा अच्छे जीवाश्म मिलते हैं नर्मदा वैली में। आप यदि नर्मदा वैली का सर्वे करें तो उसमें देखो प्राचीनतम सभ्यताएँ आपको देखने को मिलेगी। सबसे प्राचीन सभ्यताएँ, हज़ारों लाखों साल पुराने जो जानवर हैं वहाँ के, वो चीज़ें मिलती है। उनके साथ मनुष्य की भी हड्डियाँ मिलती है, वो बहुत कम मिलती है। लेकिन आदि मानव की जो सबसे पहली जो हड्डी मिली हम लोग यहाँ पर हथनोरा गांव में मिली है, जो कि होशंगाबाद के पास में है। और प्रसिद्ध जियोलॉजिस्ट है डॉक्टर सोनकिया जी, जिनका स्वर्गवास हो गया, उन्होंने उसकी खोज की थी। तो ऐसी सब चीज़ें अभी, क्योंकि आज हम लोग की चीज़ें देख रहे हैं, सामने देख रहे हैं। आज हम देख रहे हैं 10%, 25%, और अभी अधिक से अधिक हमारी सभ्यताएँ छिपी हुई है, उजागर होने के लिए करेंगे। हम तो कहते हैं ना कि मुँह भाषा में बोलती है, उनकी मुँह भाषा समझेंगे तभी हम वो चीज़ें निकाल पाएंगे। हम लोग समझते हैं
हमारे साथ आइए, हम साथ मिलिए। तो कोई भी ऐसी जिज्ञासा हो, हमारा सेंटर खोल रखा, पुरातत्व विज्ञान के बारे में जो भी जानकारी हम लोग सबको देते हैं, सेंटर बना रखा। तो हमारी भारतीय पुरा संपदा पूरे विश्व में सबसे प्राचीन मानी गई है। तो उसको हमें सहेज के रखना है। वो सहेज के कौन रखेगा? हम तो इस उम्र में आज आने वाली जो पीढ़ी है उसको हम ये उसी अनुरूप आज हम जैसे हमारे जो मॉन्यूमेंट्स है कैसे हम लोगों को संभाल कर रखें, आने वाली पीढ़ी को भी संभाल कर रखना ताकि वो आगे संभाल कर रखें। धन्यवाद। चले दीजिए ना, वो क्वेश्चन आप कर दीजिए ना। हाँ क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ एक दो प्रश्न पूछूं मैं हाँ आपसे। हाँ आपने बताया कि जो मंदिर होते हैं उसमें जो देवता होते हैं उनके देवता के हिसाब से, मतलब देवता की दिशा के हिसाब से वो दिशाएं, मंदिर की दिशाएं जो है ना वो निर्धारित होती हैं। तो ये दिशा का ज्ञान जिस समय उन्होंने बनाया तो उस समय, अब तो ये ज्ञान हमारे सामने है कि उत्तरायण सूर्य होता है तो उस समय वो 30 डिग्री तक जाता है या 28 डिग्री तक जाता है, दक्षिणायन होता है तो 28 डिग्री तक जाता है। तो उस समय हमारे जो गणित जिन्होंने किया होगा, उसका आर्किटेक्चरल जो डिज़ाइन किया होगा, तो वो उस समय किस तरह से उन्होंने किया होगा? इनके जो अपने जो पुराने शास्त्र हैं, जैसे मंदिर बनाने के शास्त्र हैं, हाँ जैसे राजा भोज ने भी 15 को सुधार किया, लेकिन ये तो 10वीं 11वीं शताब्दी। इसके पहले जो मंदिर बनते थे, ये बनते थे एक आर्किटेक्चर का एक पूरा ग्रंथ है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण। अच्छा। एक विष्णु पुराण अलग, विष्णु धर्मोत्तर पुराण अलग है। उसके अंदर हमें पूरे नगर की संयोजना, मंदिर किस प्रकार बताना है, उसका दिशा ज्ञान, किस जगह पानी का स्थान होगा, किस जगह मकान का स्थान होगा, किस जगह राजमहल होंगे, राजा का स्थान होगा, और किस प्रकार हम उसको पेंटिंग चित्र वगैरह के बनाएंगे। ये सब चीज़ें उसके अंदर जानकारी मिलती है। उसी अनुरूप ही वो जो आर्किटेक्ट होते थे पूरे मेजरमेंट से बनाते। जैसे आज के समय जो मंदिर बनाते हैं, कई आपने देखे होंगे कि प्रसिद्ध आर्किटेक्ट जो सोमपुरा परिवार है गुजरात का, जहाँ जहाँ आप देखिए उसी प्लानिंग से बनाते हैं। जो विष्णु धर्मोत्तर पुराण और जो विश्वकर्मा वास्तुशास्त्र और ये समरांगण सूत्र, इनके आकर बेस लेके उनको बनाई जाती है। और अधिकतर जो मंदिर की जो दिशाएं होती है, शिव जी एक ऐसे हैं, उनका मंदिर का कोई दिशा का वैसा नहीं, किसी भी दिशा में उनका फेस है, प्रवेश द्वार कहीं भी होता है शिव जी के लिए। लेकिन अधिकतर जो मंदिर देखिए पूर्व दिशा में, खजुराहो के जितने भी आप मंदिर देखेंगे पूर्व दिशा की तरफ मिलेंगे। और शिव जी के मंदिर आप कहीं, जैसे आप भोजपुर जाएंगे पश्चिम दिशा में नहीं है। और आप उज्जैन जाएंगे तो उज्जैन एक ऐसा महाकालेश्वर का मंदिर है जहाँ पर उसकी जो जलाधारी है वो दक्षिण तरफ है। नहीं तो अधिकतर आप शिव मंदिर में जो जलाधारी जो पानी का निकासी होगी उत्तर में ही होगी, उत्तर में कहीं भी आ जाए मंदिर का फेस कहीं भी है। उसी प्रकार से जो दूसरे मंदिर बनते हैं, विष्णु के मंदिर बनते हैं या किसी के भी बनते हैं, उसमें दिशा के ध्यान रखना पड़ता है। मोस्टली पूर्व दिशा में ज़्यादा बनते हैं और उसमें जो प्रतिमाएं जो लगती है उसी हिसाब से लगती है। ऐसे हर मंदिर में, पुराने मंदिर में 5 प्रकार की प्रतिमाएं होती है जो कि उससे संबंधित होती है। मुख्य प्रतिमा होती है जो मुख्य गर्भगृह में होती है, चाहे विष्णु की हो, चाहे शिव की हो या गणेश हो, किसी की भी हो। उसके बाद जो देवी देवताएं होते हैं उनसे संबंधित वो होते हैं। तीसरी होती है अप्सराओं की प्रतिमाएं। अप्सराओं की आप हर मंदिर में प्रतिमाएं देखेंगे, देवी देवताओं के अप्सराओं की प्रतिमा होती है। उसके बाद जनजीवन की मूर्तियाँ होती है जो आप मंदिर के प्लित में देखेंगे, जनजीवन की। उसके बाद पशु पक्षियों की, जानवरों की होती है। इस प्रकार 5 प्रकार की प्रतिमाएं आप मंदिर में होना बहुत ज़रूरी है। और उसी के हिसाब से वहाँ पर प्रतिमाएं लगाई जाए। जैसे परिवार देवता का बताया, जैसे शिव की मूर्ति है तो शिव की मूर्ति में गणेश भी होना जरूरी है, कार्तिकेय भी रहना जरूरी है, और सप्तमातृकाएँ रहना जरूरी है, भैरव भी रहना जरूरी। इस प्रकार के वो उनके रहते हैं। विष्णु का मंदिर लेंगे तो हम 10 अवतार भी उसमें लेंगे, विष्णु के 10 अवतार। विष्णु के विभिन्न रूप भी होंगे, कई बार सूर्य प्रतिमा भी होती है, और विष्णु संबंधित जो भी चीज़ें होती है वो होती है। लेकिन जो कॉमन मूर्तियाँ होती है वो सब जगह यूज होती है। जैसे अष्टदिक्पाल है, अप्सरा है, वो सभी में होंगे। अष्टदिक्पाल के जैसे बताया 8 दिशाओं के देवता होते हैं, वो 8 दिशाओं में मिलेंगे। अब जैसे आप लोग मंदिर में प्रवेश करेंगे, आपको पता नहीं किसका मंदिर है। यदि आप गणेश जी को देख लेंगे प्रवेश द्वार पे तो समझ जाएंगे शिव जी का मंदिर है। गरुड़ बना होगा तो विष्णु का मंदिर होगा, देवी बनी होगी तो समझो 7 देवी का मंदिर। इस प्रकार से होता है। वैसे हमारे जैन मंदिर बने, जैन मंदिर में भी ऐसे ही होता है, तो उसमें देते तो दिक्पाल वैसे ही होते हैं। लेकिन जो मुख्य जैन प्रतिमा होती है तीर्थंकर की, उसी अनुरूप वहाँ पे देवी देवताओं की मूर्तियाँ होती है। जैसे ग्यारसपुर के अंदर आदिनाथ मंदिर है तो उसके प्रवेश द्वार में आपको चक्रेश्वरी देवी मिलेगी। चक्रेश्वरी देवी वो आदिनाथ की देवी कहलाती है, जो रहती गरुड़ जैसी, वो
वैष्णवी भी जैसी ही होती, लेकिन उसमें जैन शंकर बने होते हैं, इस प्रकार की चीज़ें। एक और बात मुझको पूछनी हाँ। थी। ये कई जगह पर ये कहा जाता है कि जहाँ पर गर्भगृह रहता है वहाँ पर कोई ना कोई मूर्ति के नीचे कोई ना कोई यंत्र जो है ना वो अवश्य होता है। नहीं, ऐसा तो हम लोगों को ऐसे देखने को नहीं मिला। अच्छा। हम लोग जितना काम किया, कंजर्वेशन किया, हाँ। कोई काफ़ी नीचे रहा किसी तरह का यंत्र हो, वो चीज़ अलग है, लेकिन वैसी चीज़ हमें तो देखने को नहीं मिली। अच्छा। हाँ, ये जरूर है कहीं आसपास के सिक्के उसके जरूर पुराने दिनों में बना देते थे। अच्छा। अभी सिक्कों का उदाहरण बताओ कि हम लोगों ने हमारे विभाग ने एक बार बड़गांव पर के जबलपुर के पास खनन की वो काम किया था कंजर्वेशन का, तो गर्भगृह के पास में कई 180 सोने के सिक्के मिले थे कलचुरी राजाओं को। लेकिन वो सब पूरे वो समय के इतिहास को बताते हैं कि रखते होंगे उस समय, जैसे हमारे विदिशा में वीजा मंडल है, बड़ा सब मॉन्यूमेंट से, वहाँ से भी वो सफाई करते करते तो करीब चांदी के सिक्के 180 करीब 80 180 सब मिले। तो उससे क्या होता है कि उस समय की जानकारी मिल जाती है कि अच्छा। मंदिर किसने बनवाया, किसने क्या किया, यानी सब हमें जानकारी चाहिए। क्योंकि है ना कि इतिहास जानने के जैसे हम सब जानते हैं, साधन जो होते हैं साहित्य के भी होते हैं, वो पुरातात्विक होते हैं। साहित्य में तो जो हमारे सम्रांगण सूत्रधार, विष्णु पुराण, महाभारत, रामायण ये रहती है, इसमें जानकारी मिलती है। पुरातात्विक उदाहरण में क्या, पुरातात्विक एक्सकवेशन होते हैं, उसमें चीज़ें मिलती है, अभिलेख मिलते हैं, सिक्के मिलते हैं, ये चीज़ें मिलकर पुरातत्व होते हैं। इनसे दोनों को जब मिलाएंगे तो उनका इतिहास बनेगा। ये चीज़ें इतिहास जानने के साधन मिल जाती एक और प्रश्न मुझको पूछना हाँ था हाँ बिल्कुल पूछिए। कि जैसे भीमबेटका है, आपने विदिशा का उदाहरण दिया, भीमबेटका का उदाहरण दिया, सांची का उदाहरण दिया, और भी कई उदाहरण आपने दिए। जगह जगह पर, कुछ जगह पर मैं भी घूमा हुआ हूँ, कई जगह पर मुझको ये मालूम पड़ा कि जो पुरानी प्रतिमाएं वगैरह जो हैं वो कई जगह पर उनके भग्नावशेष जो है ना वो अपने को बिखरे हुए मिलते हैं। तो पुरातत्व विभाग जो है वो इसके बारे उसका क्या माने किस तरह से उसको ट्रीट करता है जो ऐसे भग्नावशेष? अपने भगनावशेष तो पूरा भारत में है, कहीं भी आप जाएंगे देखने को मिलेगी। प्राकृतिक उथल पुथल तो चलती रहती है, कहीं भी आप देखेंगे। क्या भूकंप भी आता है, बाढ़ भी आ जाती है, कि ऐसी चीज़ होती है जिससे उथल पुथल हो जाती है, चीज़ बह जाती है, कर जाती है, टूट जाती है, वो समय के हिसाब से कई चीज़ गिर भी जाती है। तो लोग क्या करते हैं कि उनको एक जगह इकट्ठा करके रख देते हैं, या फिर कुछ नहीं करते, धीरे धीरे घास फूस होकर टीले बन जाते हैं। टीले बनने के बाद लोग समझते हैं कि बेचारा गाँव में छोड़ देते हैं। जब पुरातत्ववेत्ता जब ढूंढता है करता है तो उनको वैसे अवशेष मिलते हैं। जैसे हम लोग हैं, जब सर्वे जब हम करते हैं तो नदी के किनारे हम पहले करते हैं, नदियों के किनारे बसावट होती है, तो वहाँ हमें देखते हैं सरफेस पे कि टीले होते हैं बड़े बड़े, पुराने सिक्के मिलते हैं, पुराने मिट्टी के बर्तन मिलते हैं, या खिलौने मिलते हैं, ये ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो दैनिक उपयोगी की होती है। तो उससे पता चल जाता है यहाँ सभ्यता है। ये जितने बड़े बड़े टीले होते हैं तो उससे पता चलता है यहाँ हैबिटेशन ज़्यादा है। तो फिर हम उसको एक्सकेवेशन उत्खनन करते हैं। तो उत्खनन की भी एक जो पद्धति होती है उस आधार पर उत्खनन किया जाता है। तो ये पूरा एक उसका लेआउट आता है, हॉरिजॉन्टल एक्सकेवेशन और वर्टिकल एक्सकेवेशन। इस प्रकार से उत्खनन करके हम उसको प्लानिंग बनाते हैं कि हमें क्या खोदना चाहिए। वो धीरे धीरे हम खुदाई करते हैं, तब उसमें जो चीज़ें मिलती है उनको धीरे धीरे छोटी गेती फावड़े होते हैं, हम लोग स्वयं करते हैं। उसमें हर लेवल के अंदर मिट्टी बदल जाती है, मिट्टी चेंजेस वगैरह हो जाती है, बदल जाती है, स्वरूप बदल जाता है। तो हर लेयर के अंदर नई नई चीज़ें अलग अलग देखने को मिलती है। फिर उसको क्लासीफाई करते हैं, उसके अंदर मिट्टी के बर्तन मिलते हैं। तो उस समय की जो चीज़ें होती है वो हम अलग अलग करके डेप्थ के हिसाब से रखते हैं। उसके बाद उसके जो वर्णन लिखना होता है वो सब जानकारी मिलती है उस समय। आजकल हर जगह पर कुछ न कुछ खुदाई चल रही होती है। कई जगह पर ऐसा मालूम पड़ता है कि खुदाई करते करते जैसे उसके अंदर से कोई अवशेष कुछ निकल आए। तो अब मैं तो लेमैन हूँ, मुझे तो कुछ मालूम नहीं, मुझे तो खुदाई करना है, मनरेगा से मुझको 200 रुपये मिलेंगे, तो इसलिए उसको जो वहाँ पर मैं खोदना शुरू करूँगा। लेकिन क्या प्रश्न मेरा ऐसा है कि जिस समय हम खुदाई करते हैं उस समय कैसे पहचाने कि इसके अंदर कुछ किसी न किसी, ये ना एकदम लेमैन के लिए ये प्रश्न है कि इसके अंदर किसी न किसी प्रकार का कोई अवशेष यहाँ पर छुपा हुआ हो। ऐसे जैसे हम नगरों में शहर के आसपास खुदाई करते हैं तो बहुत सी ऐसी चीज़ होती है, लेमैन भी उसको देख सकता है कि अपन थोड़ा भी खोदेंगे तो एक सामान्य मिट्टी के अलावा कुछ एक खुरदुरी या भूरे रंग की या एक मटमेली मिट्टी
और उसके साथ कुछ मिट्टी के बर्तन जैसे निकलने लग जाते हैं, तो वो पहली पहचान है मिट्टी के बर्तन निकलना। यदि अपने लगता है यहाँ मिट्टी के बर्तन निकल रहे हैं, वो शायद कोई सिक्का मिल गया, तो अपना पहचान होना चाहिए कि यहाँ पे कोई प्राचीन स्थान है, इसको देखना चाहिए। तो हर जगह पे पुरातत्व विभाग है, उनके लोग रहते हैं। यदि हम जागरूक हैं उनके धरोहर के प्रति, तो उनको सूचना देना चाहिए इस प्रकार की। और मैं तो जैसे कि ना, जब बड़ा बड़ा निर्माण जब कार्य हम लोग करते हैं, तो पुरातत्व विभाग को सूचना देना चाहिए कि हम ये काम करने वाले हैं, आप किसी आदमी को भेजिए, यहाँ पे एक बार सर्वे करके देख ले। जैसे हम भोपाल के ही लें कि भोपाल के चारों तरफ पहाड़ पहाड़ है, सब मकान बन गए, सब कुछ हो गए, तो इतनी पुरातन संपदा समाप्त हो गई यहाँ, हम क्या कह सकते हैं। जितने पहाड़ सब देखे, वहाँ पे आदि मानव की सभ्यताएँ हुई है, और आदि मानव को पत्थर के हथियार मिलते हैं। यहाँ इकट्ठे हजारों इकट्ठे बैठ के पहाड़ के ऊपर काम करते थे, हथियार बनाते थे। अभी एक दो जगह ऐसी भोपाल में बची जहाँ हम लोग ये भदभदा साइड में देख सकते हैं कि यहाँ हजारों आदि मानव के जो लोग हैं वहाँ बैठ के इकट्ठे हथियार बनाया करते हैं, तो जाया करते हैं। वो हेबिटेशनल साइट है, वहाँ पे फैक्ट्री साइट जिससे हम बोलते हैं वो मिलती है। तो धीरे धीरे क्या ये निर्माण कार्य ये होने से ये सब चीज़ें नष्ट होती जा रही हैं। तो बड़े निर्माण कार्य, चाहे सड़क बने चाहे पुल बने, पुरातत्व विभाग को सूचना दे कि ये चीज़ हम कर रहे हैं, एक बार आपके आदमी बैठ के सर्वे करा ले। कोई ऐसी चीज़ तो नहीं जो नष्ट हो जाए। एक बार जो नष्ट चीज़ हो गई वो कभी नहीं आ सकती, क्योंकि हम चीज़ें देखते हैं, आज हम अनजाने में कर लेते हैं, लेकिन आज भी हम अनजाने होकर भी जाने कि ये चीज़ें हमारी प्राचीन है। आज हमें कुछ पता, कई बार देखें मजदूर लोग खोदते रहते हैं, तो नाली खोद रहे हैं, तो क्या क्या खोद रहे हैं, पाइपलाइन डाल रहे हैं, तो कई चीज़ें मिल जाती है उसके, आपस में फूट हो जाए, झगड़े हो जाते हैं। तो ऐसी जगह भी एक आदमी जाना चाहिए पुरातत्व विभाग का, या कोई जानकार हो, वो जाके देखे कि यहाँ कोई ऐसी चीज़ तो नहीं नष्ट हो रही। क्योंकि है ना, हम लोग आज जो देख रहे हैं सर पे, इसके नीचे पता नहीं कहाँ क्या क्या चीज़ें गड़ी है, हम कह नहीं सकते। लेकिन भोपाल है, आसपास क्षेत्र बड़ा प्राचीन है, तो इसके जो होना एक सर्वे करना चाहिए, वो करना चाहिए। अब जैसे हम यहाँ से गोंदरमऊ गांव है, अभी देखिए आसपास के एरिया कितना नष्ट हो गया, तो इतना महत्वपूर्ण गांव है कि जो पतंजलि थे, जो जिसमें भाष्य थे, उनका जन्म स्थान है वहाँ पर गोंदरमऊ, गोनार्द नाम है। राहुल सांस्कृत्यायन ने, राज पुरोहित जी, भगवत राज पुरोहित ने, कोणार्क नाम है क्या उसका? नहीं, गोंदरमऊ। गोंदरमऊ का नाम क्या? गोनार्द उसका नाम था, क्योंकि यहाँ पे जैसे गोनार्द में गाय की रंभाने की जैसे आवाज़ होती है, वो इकट्ठी एक गाय बैठती थी वहाँ। और ऐसे ये राहुल सांस्कृत्यायन ने अपनी पुरातत्व निबंधावली में मागधी बाधा के विकास में पूरा बताया कि पूरा राजमार्ग था, उज्जैन से राजमार्ग आता था, यहाँ विदिशा जाता, गोंदरमऊ होके जाता था, विदिशा सांची होते जाता, फिर आगे तुमेन और वो कौशाम्बी वो सब निकल जाता था। तो इस प्रकार की चीज़ें अब राजमार्ग है। कभी आप जाएँ देखें, पुरातत्व विभाग ने खुदाई भी की है, वहाँ 1500 साल पुरानी चीज़ें भी मिली है। यदि वो आगे काम चलाए तो वो चीज़ें मिल सकती है हमको। द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में ये जो पतंजलि थे, पुष्यमित्र शुंग के गुरु थे ऐसा माना जाता है। और पुष्यमित्र शुंग मौर्य राजाओं का सेनापति था और विदिशा का रहने वाला था। बाद में वो जब मगध का शासक बना, उसका जो बेटा अग्निमित्र था, उसने विदिशा को अपनी राजधानी बनी। तो इस प्रकार से ये चीज़ें अपने लोगों का ये क्षेत्र जुड़ा हुआ है। तो ये हम तो कथाएँ देखते हैं, पुस्तकें पढ़ते हैं, कालिदास ग्रंथ पढ़ते हैं, लेकिन उसको प्रमाणिकता से हम ये कहते हैं। अब जैसे हम कहते हैं कि जो विदिशा का जो बेसनगर है वो अशोक के समय का है, उससे पहले का नहीं। लेकिन पुरातत्व उत्खनन से पता चला कि वहाँ पर महाभारत काल या 1400 BC तक के अवशेष मिले बेसनगर उत्खनन के, बहुत ही बड़ा सर्वेक्षण को। क्योंकि वो उसमें एक उस समय ऐसे बर्तन चलते थे जैसे पेंटेड ग्रेवर बोलते थे। वो पेंटेड ग्रेवर में क्या है, पॉटरी होती थी, उसके ऊपर काले रंग के चित्र होते थे, वो नीचे सबसे नीचे लेवल मिले, जो कि वो हम खुदाई करते गए तो वहाँ चीज़ें मिलती। तो इसका मतलब ये है कि उस समय कुछ न कुछ सभ्यता उस समय रही है, तभी मिट्टी के बर्तन मिले, लोहे के हथियार मिलते हैं वहाँ पे, तीर कमान मिलते, कई चीज़ें ऐसी मिलती वो हम बोल रहे हैं। आपने डॉक्टर वाकणकर के साथ में काम किया हुआ है और भी कई जगह पर काम किया हुआ है। आपसे एक छोटा सा अनुरोध रहेगा कि एक दो ऐसी अपने अनुभव जिसमें कि आपको बहुत कहना चाहिए कि माने तकलीफ़ भी हुई, कई जगह पर आपको आनंद भी आया, तो ऐसे एक दो अनुभव अपने शेयर करेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। ऐसा है कि पुरातत्व काम ऐसा है, अनुभव तो बहुत है, कटु अनुभव भी होते हैं और जान जोखिम डाल के काम करना पड़ता है, कई जगह ऐसा होता है जिस प्रकार। लेकिन उसके बाद जो उपलब्धि जो होती है, जैसे अपन नारियल को सर से फोड़ते हैं, तो सर से यदि नारियल को सर से फोड़ेंगे तो लगेगी, चोट आएगी, लेकिन जब वो टूट के जब उसे धीरे नारियल का पानी मिलेगा तो हमसे चोट भूल जाएंगे। तो इसी प्रकार की मेरी घटना कुछ समय पहले हुई थी। मैं कठपुतिया गांव गया था,
तो कठौती गांव में बहुत से रॉक पेंटिंग्स हैं जो प्रोफेसर शंकर तिवारी की खोज है। हम भी हमारे कुछ टूरिस्ट लोगों के साथ विद्यार्थियों के साथ गए थे, तो किसी ने वहाँ मधुमक्खी को छेड़ दिया। तो वो इतनी भयंकर मधुमक्खियाँ थी, भाग जाएंगे तो वो काटेगी, यानी उन्हें बचना मुश्किल है। तो कुछ लोग तो चले गए, मैं आगे रह गया उनको बचाने करने के लोगों को। तो करीब 70 मधुमक्खियाँ मेरे को काटी होगी। आप विश्वास करिए, एक मधुमक्खी काटने से ये हाल होते, 70 किसको कहते हैं। ओहो। मेरी हालत इतनी ख़राब हुई, मैंने यदि मैं भागता हूँ तो मधुमक्खी भी भागे छोड़ेगी नहीं। तो मैं अपने जैकेट सर पे डाला और अपने हाथ ऐसे किए, मैंने जितना काटना काटने को, मैं धीरे धीरे उतरा, क्योंकि भागता तो खाई में गिर जाता। तो मैं इससे अच्छा काट में तो जितने मक्खियाँ काटती है, तो नीचे उतर तक आया, तो मक्खियाँ आखिर जो काटती अपने आप चली गई। तो मधुमक्खियाँ पानी के अंदर भी नहीं छोड़ती किसी को। वो फिर मेरे बाई चांस तो ऐसा हुआ कि मेरे पास मोबाइल था, मैंने बेटी को फ़ोन किया, कुछ जगह लग भी लगता नहीं था, वो एम्बुलेंस लेके आगे, उसने फिर ट्रीटमेंट वगैरह किया लोगों का भी। तो करीब 60-70 डंक उसने खुद अपनी चिमटी से जाके निकाले उसमें। और 24 घंटे में ICU में रहा, यहाँ अनुपम हॉस्पिटल है यहीं भोपाल में, उसमें मैं रहा काफ़ी टाइम रहा तब तो वो। और मेरे 3 साल तक मेरे सर में इतनी जलन होती रही, मैं कुछ कह नहीं सकता, इतनी बड़ी जोखिम उसके अंदर ली थी। और दूसरा मेरे को जो गुजरात में रानी की वाव है, उसमें मैंने डॉक्यूमेंटेशन किया, PhD की, करीब 7 साल तो काम किया, 5 साल PhD में किया। तो वहाँ पर भी मेरे को बहुत कठिन अनुभव हुआ कि 2 बार तो इतनी काफ़ी है ना, 180 फीट की 120 फीट की गहरी बावड़ी है, करीब 100 फीट के लेवल पे मेरा 2 बार ऐसे चक्कर आए, भयंकर चक्कर आए। तो चक्कर आने से मैं गिरते गिरते बचा, तो मूर्ति को पकड़ लिया। एक बार मेरे वहाँ पर इसके फोल्डिंग टूट गया, करीब 80 फीट के नीचे मैं गिर जाता तो पत्थरों पर गिरता तो क्या हाल होता है। तो इस प्रकार के फिर, लेकिन जब काम होने ख़त्म हो गया तो मेरे पता चला कि मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया। और ये इतना एक बड़ा चैलेंज था, रानी की वाव में मूर्ति कला का काम करना एक चैलेंज था। आज वो कहना चाहिए, मेरे को खुशी होती है कि वो 100 के नोट पे वो रानी की वाव बनी है। मैं जब देखता हूँ मेरे मन में रोमांच आता है, और वो याद आती है कि मैं 3 बार ऊपर से गिरते बचा, और आज वो बावड़ी आज 100 के नोट पे है। यानी इससे बढ़ के मेरे से वो खुशी क्या हो सकती है। आप कभी देखिए 100 के नोट पे वो आपको बावड़ी देखने को मिलेगी उसके वो, क्योंकि उसमें ये 100 का नोट है, 100 के नोट में ये जो रानी की वाव और पास में जिसमें ये बावड़ी आपको दिख रही है, 7 मंजिल बावड़ी है। और क्या है कि जब मैं वहाँ काम कर रहा था तो वाकणकर साहब वहाँ पर आए। तो वाकणकर जी सरस्वती नदी खोज कर रहे थे। उस दौरान क्या किया, तुमने इतना काम कर लिया तो मुझे PhD कर लो। तुमने ठीक है सर। फिर मैंने PhD रजिस्ट्रेशन भी करवाया, सब कुछ करवाया। और बाई चांस उनका 1988 अप्रैल में स्वर्गवास हो गया। तो उनने मैं पूरी सिनेप्सिस मेरे को बना के दी कि ये सिनेप्सिस है व्यास। नारायण बोलते थे मेरे को कि ये है, इस आधार पर तुम इसको पूरी बना के सबमिट को, तुम्हारी अच्छी PhD बन जाएगी। आखिर मैंने PhD कर ली, लेकिन वो गुरुदेव थे हमारे, उनके माध्यम से मेरा ये काम बहुत हो गया। तो आज मेरे जीवन में कई ऐसी और भी घटनाएं हैं जिसमें कई जगह में गिरते बचा। एक बार भीमबेटका जब सबसे बड़ी पहाड़ी उस पर चढ़ गया, उतरना मुश्किल हो गया, कोई रस्सी ने कुछ नहीं, लेकिन फिर बड़ी मुश्किल से आदिवासियों की सहायता से ऊपर पहाड़ी से उतरा, जो भीमबेटका की सबसे बड़ी पहाड़ी है। एक बार तो क्या है कि मैं और वाकणकर जी सुबह सुबह जा रहे थे, और तो 5-6 बजे की बात है। तो वो लकड़बग्गा भी बहुत खुखार होता है जानवर। हाँ। और वाकणकर जी हमेशा भाला रखते थे लोहे का, वो तांबे का भाला। तो जैसे लपका शेल्टर से, तो वाकणकर जी जो फेंका भाला अपने उसके ऊपर, जानवर के ऊपर, कि वो चिल्लाता भाग गया। यानी इतना बुरा जैसे कहना चाहिए वो चला गया। और मनोरंजन की बात तो उनके साथ ही हमें जैसे रहती थी, हमें मजाक बहुत करते थे। और भीमबेटका में हमने जब जनवरी में काम शुरू किया 1972 में, मकर संक्रांति का समय था, तो बोले यार नारायण, संक्रांति के समय यहाँ गुल्ली डंडा उज्जैन बहुत खेलते थे, इधर भी खेलते हैं। तो रोज़ शाम को डेली 2-3 महीने तक हम 3-4 लोग गुल्ली डंडा खेलते थे। तो वो भी उनके ने मनोरंजन के लिए बहुत बड़ी ऐसी चीज़ें थी। वाकणकर जी तो विश्व की महान हस्ती है, पद्मश्री है, और उन्होंने इतना काम किया पुरातत्व क्षेत्र में, आज में किसी ने किया। शैल चित्र तो उन्होंने खोजे हैं, उनकी PhD भी है, रॉक पेंटिंग्स ऑफ इंडिया। और जो डूब के जो जितना क्षेत्र है उन्हें पूरा सर्वे किया और भीमबेटका की खोज की। इसके अलावा कई ऐसी जो चीज़ें थी, जैसे उज्जैन के पास एक कायथा गांव है, कायथा में बहुत प्राचीन ताम्रयुगीन सभ्यताएं मिली हैं। वाकणकर जी कहना कि ताम्रयुगीन सभ्यता जो कायथा की है वो सिंधु घाटी सभ्यता से पहले की है, ये उन्होंने मान्य किया। और ये उस चीज़ को माना क्योंकि उस समय जो मिट्टी के बर्तन जो उनको सबसे नीचे लेवल मिले, वो वहाँ भी हड़प्पा क्षेत्र है उसमें नीचे मिले, वही उसके समकालीन मिले। तो उनका कहना लगभग इनसे ये पुरानी चीज़ें। तो उसके बाद डेक्कन कॉलेज पूना ने भी वहाँ काम किया, कई लोगों ने काम किया। और वाकणकर साहब का जो काम है पुरातत्व का, वो तो मैं उनका स्टूडेंट था पहला।
और सेल चित्रों का था। तो मेरा तो ये है कि जो काम उन्होंने किया है, जितना बचा है वो करूँ, वो मैं कर रहा हूँ जितना मेरे से बनता है अपने शरीर की क्षमता से इस उम्र में। फिर भी जितना होता है मैं करता हूँ, लोगों को सहयोग करता हूँ। वाह, बहुत बढ़िया। एक अंतिम प्रश्न मैं पूछना चाहूँगा, आपको थकान तो नहीं हो रही ना? अंतिम प्रश्न मैं पूछना चाहूँगा कि जैसे भीमबेटका है, डॉक्टर वाकणकर के नाम से, डॉक्टर वाकणकर भीमबेटका के नाम से जाने जाते हैं, और भी बहुत सारी खोज आप उन्होंने करी हैं, आप भी उनके साथ में रहे हुए हैं, और भी कई ऐसी खोज होंगी जिसमें कि आपने अकेले बैठ कर के कुछ काम किया होगा या और लोगों के साथ में बैठ कर के काम किया होगा। तो ऐसी कोई कोई और ऐसी कोई महत्वपूर्ण एक कोई ऐसी खोज ऐसी आप बता सकते हैं जिसमें जैसे आपने विदिशा की बात बताई, आपने गुंदरमोह की बात बताई, आपने और भी जगह की बात बताई, तो ऐसा कोई विशिष्ट स्थान? ऐसा है, हम लोग जो एक प्रोजेक्ट था हम लोगों का, विलेज टू विलेज सर्वे, यानी गाँव सर्वे करना, वहाँ पूरा वस्तु ढूंढना। ये गवर्नमेंट का 1977 में प्रोजेक्ट था। तो मुझे रायसेन जिले का काम दिया। तो रायसेन जिले में इतने कहना चाहिए समृद्ध है कि कोई ऐसा गांव नहीं जिसमें पुरावस्तु नहीं मिलती है। करीब मैंने 150-200 गांव सर्वे किए, फिर मैं ट्रांसफ़र भी हो गया था। लेकिन जितने भी गांव किए उसके अंदर महत्वपूर्ण इतने कि अकेले जाके काम किए, जहाँ जानवरों के जाके बीच में, जैसे बाढ़ के पास चौकीगढ़ का किला है। चौकीगढ़ का किला इतने इंटीरियर में है, इतना अंदर घने जंगलों में है। अब तो खैर साधन अच्छे हो गए, जा सकते हैं। और रायसेन के पास में जैसे सलामतपुर तहसील पड़ती है, सलामतपुर गांव, वहाँ से एक कुछ साइट्स हैं आसपास जो मैंने केवल अपने मैप में देखी थी कि ये साइट्स है। तो एक वहाँ कितने साल पुरानी रही होंगी? है, कितने साल पुरानी रही होंगी? ये 1977 की बात है। नहीं, साइट्स कितने पुरानी? साइट तो पूरे 2000 साल पुरानी है। अच्छा, 2000 साल पुरानी। वहाँ इतनी चीज़ें मिली क्योंकि वो पहचान, वहाँ की मूर्ति कला, वहाँ की जो चीज़ें मिलती है उससे। तो उस दिन मैं सोच के गया था कि कोई ऐसी अद्भुत चीज़ें मेरे को दिखी नहीं है, आज को देखना चाहिए। तो कभी कभी तो बात सच हो जाती। तो उसमें मेरे क्या लगा कि एक देवी की मूर्ति है, दुर्गा की, जो महिषासुर का वध कर रही है। तो जनरली हम देखते हैं कि भैंसे के रूप में महिषासुर मिलता है, जानवर के रूप मिलता है जिसमें वो त्रिशूल से मार रही है। लेकिन मुझे गाँव में जैसे पहुँचा तो मेरे को ऐसी मूर्ति दिखी, मैं आश्चर्य करके रह गया कि महिषासुर को जो मार रहे हैं जानवर के रूप में, देवी ने दोनों हाथ से उठा के उसको मार रही है। अच्छा। ऐसी दुर्लभ मूर्ति मैंने पहली बार देखी है वहाँ पर। तो वो करीब 4वीं-5वीं शताब्दी की मूर्ति है वो, गुप्त काल की, उसके थोड़े लेटर पीरियड की है। देवी खड़ी बिल्कुल सौम्य भाव से, मुस्कुराता चेहरा है, और दोनों हाथ से, एक हाथ से सींग पकड़ा, एक हाथ से पूंछ पकड़ी, और इसे उठा के पटक रही है, और नीचे उनके सहयोगी उनको। ऐसी मूर्ति मैंने आज पहली बार देखी उस समय, क्योंकि मैं सोच के गया था कुछ अजीब चीज़ मिलना चाहिए। कई बार जब सोचते हैं तो चीज़ हो जाती। कभी सपने वाले भी सपने भी सच्चे होते कहते हैं, क्योंकि अब ये सब्जेक्ट ऐसा है कि दिन रात दिमाग में वही चीज़ घूमती है। तो वही घूम रहा था, जैसे कोई किला हो, ये दिख मिल जाए कर जाए ऐसा। तो वो मेरे को वो क्या चौकीगढ़ के बारे में पता नहीं था, लेकिन मैंने पुरानी टोपो सिटी में देखा कि चौकीगढ़ का किले के कोई निशान बने हुए। तो उसको देखते देखते अटेंडेंट को लेके बाड़ी गया, रुकने का स्थान मिला तो ग्राम पंचायत एक कमरा था। रात में रुका, अंधेर था, कुछ नहीं वहाँ पे, अंधेरे में रात को रुके मैं और पूरा अटेंडेंट। और सुबह सुबह पैदल पैदल वो बारना नदी और कटियम पार किया, वो पैदल वहाँ उसको अब तो जंगल तो कट गया वो, लेकिन उसको भयंकर जंगल था कि जा नहीं सकते थे। लेकिन पूछते पूछते मैप की सहायता से वो देखने गए। ऐसे हमारी लाइफ में कई घटनाएं ऐसे घटी जिसे हम कुछ कह नहीं सकते, ग्रंथ पढ़ जाए इतनी चीज़ें हम लोग को मिल जाती। अपनी तरफ से कोई सलाह जो है या कोई सुझाव जो है मैं आप हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे? मैं सभी को सुझाव यही दे रहा हूँ कि अपने आसपास जो भी प्राचीन चीज़ें हों, हमारे घर में भी चीज़ें हों, उनको सुरक्षित रखें। हम लोग घर में किताबें बहुत होती है, रद्दी समझ के बेच देते हैं, लेकिन उसमें हमारे पूर्वजों के हाथ के लिखे ग्रंथ होते हैं, वो चले जाते हैं। और दूसरा, आप जब भी कहीं स्मारक देखने जाते हैं, कोई मॉन्यूमेंट देखने जाते हैं, विजिट करने जाते हैं, शांतिपूर्वक देखें, उसको बिगाड़े नहीं। बहुत से लोग अपना अमर होने के लिए नाम लिख जाते हैं। नाम लिखने से क्या होता है कि वो चीज़ें खराब हो जाती। जैसे हम हमारे पूर्वजों बड़े बूढ़े घर में रहते हैं ना, उसको कैसे हम संभाल के रखते हैं, डॉक्टर के पास ले जाते हैं, दवा दारू देते हैं, सब कुछ उस प्रकार के हमारे स्मारक हैं। वही हमारे वृद्धन स्मारक है जिसको हम संभाल के रखते हैं। जैसे आपसे भी अनुरोध है कि हमारी जो धरोहर है उनके प्रति जागरूक हो, अपने बच्चों को भी जागरूक करें, और जितना से ज़्यादा उनका प्रचार प्रसार करें। वही हमारी पुरानी संपदा। नमस्कार। एक बायां वाला दीजिएगा मुझको, एक बंद मत करना। मैं
डॉक्टर नारायण व्यास को मैं अपने विभाग की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी के डॉक्यूमेंटेशन एवं लाइब्रेरी विभाग की तरफ से हार्दिक उनका आभार व्यक्त करता हूं कि हमारे 101वें ऐतिहासिक स्वाध्याय मंडल में उन्होंने अपने अनुभव शेयर किए और पुरातात्विक संपदा के बारे में, सौम्य संपदा, भारतीय सौम्य संपदा बहुत ही जिसको कहना समृद्ध रही हुई है, और इसी कारण से संपदा यानी समृद्धि जब तक ना हो तब तक संपदा कैसी। ये पुरातात्विक संपदा भी अपने आप में एक बहुत बड़ी समृद्ध संपदा है, सौम्य संपदा है। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने सबको सुझाव दिया है कि अपने प्राचीन वस्तुओं को संभाल करके रखें। वास्तविकता में डॉक्यूमेंटेशन लाइब्रेरी विभाग का भी यही काम है कि पुरानी वस्तुओं को संभाल करके रखना और उनके बारे में लगातार जो है ना किसी न किसी तरह से उनके बारे में कोई ना कोई खोज करते रहना, ये हमारे विभाग का काम है। तो आप सभी से अनुरोध है कि अपने पुरानी जितने भी वस्तुएं हैं उनको संभाल करके रखें, पुराने चित्रों को संभाल करके रखें। पुराने चित्र यदि मान लीजिए पार्टी से संबंधित हो तो हमें ज़रूर भेजें। और आज का कार्यक्रम इसके बाद में हम लोग सामूहिक रूप से एक कल्याण मंत्र कहेंगे, उसके बाद फिर कार्यक्रम समाप्त करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। भारत माता की जय।